अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आज की अहम खबर। कल हमने एडिटोरियल किया और उसमें हमने एक बच्ची का वाक़या दिखाया जो दो दहशतगर्द उसको वहाँ पे उस पर तशद्दुद कर रहे थे बनू के इलाके खैबर पख्तूनख्वा में, और हमने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की गवर्नेंस पर सवालात उठाए थे और पूछा था कि इतना जुल्म हो रहा है वहाँ पे, दहशतगर्दों के कब्ज़े में हैं वो इलाके और वहाँ पे वो अपना जो माइंड सेट है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो इसका इलाज क्या है। आज खुरासान डायरी ने खबर दी है कि वो दो दहशतगर्द जो उस वीडियो में नज़र आ रहे हैं उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करके मार दिया है और उस बच्ची को उम्मीद है कि अब इंसाफ मिल गया होगा। और ये ख़बर उन्होंने आज ब्रेक की है। तो इसके साथ हमने बताना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस के जो ऑपरेशंस हैं अफ़गानिस्तान के अंदर भी और खैबर पख्तूनख्वा में भी वो जारी हैं पिछले 2 दिन से, और 13 दहशतगर्दों को पाकिस्तान के अंदर कार्रवाइयों में हलाक करने की इतलात आ चुकी हैं। पिछले 24 घंटों में ज़िला बाजौड़ में 5, बन्नू और डेरा इस्माइल खान में 3, ज़िला खैबर और जनूबी वज़ीरिस्तान में 2 अलग झड़पों में भी 5 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया। तो ये मैंने आपसे आज की अहम खबर शेयर करनी थी। और इसमें जो अच्छी बात किसी की मौत है कहना नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरह जुल्म उन्होंने किया उस बच्ची पे कम अज़ कम मेरा दिल बहुत दुखी हुआ। लेकिन बात यह है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को ये काम करना चाहिए, वहाँ की पुलिस को, सिक्योरिटी को ये काम करना चाहिए। तो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की ज़िम्मेदारी है कि वो आगे बढ़ के अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा करे और सूबे के अमन व अमान को बेहतर करने में अपना रोल प्ले करे। आज के प्रोग्राम का तारुफ हमारी आज की टॉप स्टोरी होगी। 11वां दिन है मशरिक़ वस्ता में जंग का, और ये ऑयल वॉर के बाद अब ये एक आबी जंग बनती जा रही है। पीने के पानी के ज़ख़ीरे और डिसैलिनेशन प्लांट्स जो पानी को साफ, समंदर के पानी को साफ करके पीने के काबिल बनाते हैं, इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, उस पर हमले शुरू हो गए हैं दोनों अतराफ से। और तेहरान पर जिस वक्त मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, इस वक्त तेहरान में बारिश हो रही है और वो बारिश तेल की हो रही है, और वो इसलिए हो रही है तेहरान में कि बिल्कुल साथ रिफाइनरी पे हमला किया है इसराइल ने, जिससे वो तबाह हो गई है और उसके जो बादल उठे हैं उसका वो पूरा तेल पूरे तेहरान पे वो गिरा रहे हैं। और इस पे सिचुएशन क्या है, इस पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन करेंगे रियाद सऊदी अरेबिया से अली के चिश्ती जो माहिर हैं बैनुल अक़वामी अमूर के, और इफ्तिखार फिरदौस जो माहिर हैं अफ़गान अमूर के और एडिटर हैं खुरासान डायरी के। हमारा आज का हॉट इशू होगा रमज़ान पैकेज। 3 रमज़ान को हमने ये बताया था कि किस किस सूबे ने और वफाक ने आम गरीब आदमी के लिए क्या क्या रमज़ान पैकेज अनाउंस किया है। आज 18वें रोज़े हम इस बात का जायज़ा लेंगे कि उन पैकेजेस पे किस किस हुकूमत ने कितना अमल किया है, लोगों तक, गरीब लोगों तक कुछ पहुंचा है या नहीं पहुंचा। ख़ास तौर पे जब पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ गई हैं जंग की वजह से, 55 रुपये पर लीटर बढ़ा दिया गया है, लेकिन हम देखते हैं कि FBR रेवेन्यू अपना पूरा नहीं कर सका और उसका भी बोझ आम आदमी पे डाल दिया है। तो ये पैकेज उसमें क्या हेल्प कर सकता है, हम इस पे बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से वफाक में भी और सूबों में भी। और हमारा आज का एडिटोरियल होगा ईरान पर हमला अमेरिका को महंगा पड़ गया कैसे, कितना पैसा लग रहा है और कांग्रेस इस पे क्या कह रही है। ये जंग है या ये ऑपरेशन है, इसको ऑपरेशन का नाम क्यों दिया जा रहा है, जंग क्यों नहीं कहा जा रहा है, जिसमें अब तक तकरीबन 20 ममालिक शामिल हो चुके हैं। शुरू करते हैं हमारी आज की टॉप स्टोरी। अली से हमारे साथ हैं इफ्तिखार फिरदौस, यहाँ से पाकिस्तान से हमारे साथ मौजूद हैं, पेशावर से। इफ्तिखार साहब, पेशावर आपके पास आता हूँ। आपकी खुरासान डायरी ने ख़बर भी ब्रेक की है, वो जो बच्ची पे जुल्म हो रहा था उसमें आपकी खबर के मुताबिक 2 तो मार दिए गए हैं दहशतगर्द जो ज़िम्मेदार थे जुल्म के। एक के बारे में जिसका नाम शायद गीदड़ है, उसका नहीं पता वो किधर है, तो आप थोड़ा सा हमें बताएंगे कि ये कैसे हुआ है। देखिए अफसार साहब, जो बनू के अंदर ये वाकया रूनुमा हुआ है, ये एक बच्ची थी जिसकी तकरीबन 15 साल उम्र है। मैं उसका नाम और डिटेल नहीं बताना चाहता क्योंकि अभी भी वो एक माइनर है। ठीक है, और वो ठीक है, एक खाना बदोश जो है, वो खाना बदोश थी और इसके साथ एक लड़का भी था। ये दोनों जो है खैरात वगैरह जो है वो इकट्ठा करते थे, लेकिन उन्होंने अपने जो जरिए माश के लिए टिकटॉक जो है वो बनाना जो है वो शुरू कर दी थी। और ये बच्ची जो है ये लड़कों के अच्छा, कपड़े पहनकर जो है वो टिकटॉक्स जो है वो कर रही थी, जिसे उसने मोनेटाइज किया हुआ था, तो उसके लिए एक लोकल रेवेन्यू था सोर्स का। अब ये जो वाकया आया है, ये खुसूसी तौर पर जो यहाँ पर एक ग्रुप एक्टिवेटेड है जो हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से मुंसलिक है, अख्तर मोहम्मद खलील का, उसके तकरीबन 3 लोग थे जिसने उसको जो है वो रात को उठाया और फिर तशद्दुद का निशाना बनाया।
जो वीडियो जो है वो ज्यादातर मंजर आम पर आई, उसमें सिर्फ वो लड़की जो है वो नजर आती है, लेकिन उसके साथ जो लड़का था उसको भी उन्होंने काफी जो है वो टॉर्चर किया। जिसके बाद जो है वो काम ने उसका अच्छा। नोटिस लिया और ये ऑपरेशन जो है वो कंडक्ट किया, एक प्रिसीजन स्ट्राइक के जरिए जो है इनको जो है वो टारगेट किया। एक उसमें अभी तक जो है जो मेन एक्यूज है, इसका नाम यासर डोमेलवाल है, यानी डोमेल का जो एरिया था यहाँ से वाकया हुआ। वो अभी तक जो है उसकी कोई निशानी पता नहीं लगी, लेकिन जिस एरिया के अंदर ये अटैक हुआ, जिस कमरे के अंदर ये वीडियो जो है वो फिल्माई गई थी, उसको जो है प्रिसिजन टारगेट करके जो है वो किया, और उसमें जो है ये दो जो लोग हैं इनको हालात ठीक। जो है वो किया गया है। ठीक। आ, मैं और इस उसकी पे और मजीद डिटेल बात भी जो करूंगा है। जी 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 फरमाइए। मैंने कहा ये उसमें जी लोकल डायनामिक्स के हवाले से भी जो है वो बात हो सकती है, और उसमें जो फर्दर डायनामिक्स है इस हवाले से, क्योंकि ये एक एरिया है जो सिक्योरिटी वाइज कॉम्प्रोमाइज्ड है और ये नॉर्थ वजीरिस्तान के करीब है। लिहाजा यहाँ पर ऐसे स्लीपर सेल्स जो है वो मौजूद हैं जो के टाइम निकल कर जो है ये ऑपरेशन जो है वो करते रहते हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ। अच्छा, एक सिर्फ सवाल का मुझे जवाब दे दे, फिर मैं मशरक़ के वस्ता पे आता हूँ। मुझे सिर्फ ये बता दें कि हम देख रहे थे कि जब से अब 11वां दिन है शायद, जब अफ़गानिस्तान के साथ जंग शुरू हुई है और उन्होंने हमला किया और पाकिस्तान ने जवाबी हमला किया फिर, तो उसमें हमने देखा पहले 8 दिन तो कुछ नहीं हुआ, कोई हमला नहीं हुआ, खुदकुश हमला नहीं हुआ, लेकिन 2 दिन पिछले 2 खुदकुश हमले हुए हैं। तो अब आप मुझे ये बताएं कि ये क्या, क्यों है ये फिनोमेना? तो अंदर जो हमारे स्लीपर सेल हैं उसको अब टारगेट किया जा रहा है इफेक्टिवली, और क्या वहाँ से जो कुमक आती थी, इंस्ट्रक्शंस आती थी, वो आना बंद हुई हैं या अभी भी आ रही हैं? देखें, ये भी एक आपका सवाल काफी जो है वो पर्टिनेंट है। जो सुसाइड अटैकर है उसकी भी निशानदही हो गई थी, और ये भी तकरीबन कोई 16 साल का लड़का था जो अपने घर से गायब था, और इसकी भी जो इन्फॉर्मेशन आ गई क्योंकि लोकल कबाइल ने उसको जो है वो रिट्रीव करने की कोशिश की। लेकिन यहाँ पर जो ग्रुप जिसको सूदुल खुरासान कहते हैं, जो भी हाफिज गुल बहादुर के साथ एफिलिएटेड है, उन्होंने उसको अपनी फैमिली से देने से जो है वो इनकार जो है वो कर दिया था। हालांकि उनको पता था और उन्होंने रिपोर्ट भी किया था कि बच्चों को वापस जो है वो रिकवर करे। फिर हमने देखा कि वो सुसाइड बॉम्बिंग के अंदर जो है वो इस्तेमाल हुआ। और आपको अंदाजा हो सकता है कि अगर बच्चा जो है वो एक नॉर्थ वजीरिस्तान की लोकेलिटी में रह रहा है जिसको बाहर की दुनिया का कोई एक्सपोजर नहीं है, और उसके सामने ऐसे ही लोग हैं जो मुसल्ला घूमते रहे हैं, उसको ब्रेन वॉश करके जो है वो वेरियस तरीकों से एक्सप्लॉइट करते हैं और उसको इसी मकासद के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं। अभी भी उसकी मल्टीपल वीडियोज हैं, उसके गांव वालों से जो है वो हमारी बातचीत जो है वो हुई, और उसके अंदर एक बहुत क्लैरिटी है कि उसको कुछ पता नहीं था कि वो क्या करने के लिए जा रहा है। इज जस्ट बीन यूज्ड एज कैनन फॉडर फॉर दिस एंटायर वॉर। ठीक। लेकिन इंटरेस्टिंग ठीक। बात यह है कि जब हमने इसको जो है वो रिपोर्ट किया था, और उस टाइम पे भी कहा था कि इसमें सिविलियन कैजुअलिटीज जो है वो हुई हैं, क्योंकि जिस चेक पोस्ट को जो है वो निशाना किया गया था वो उसको सिक्योरिटी अलर्ट ऑलरेडी जो है वो मिल चुकी थी। उसमें सिर्फ 2 जो है वो सिपाही उस टाइम पर मौजूद थे, और वो दोनों के दोनों जो है वो ठीक। इंजर्ड भी नहीं हुए क्योंकि पोस्ट मुकम्मल तौर पे खाली थी। लेकिन इंपॉर्टेंटली अफसार साहब, जो स्टेटमेंट अभी उन्होंने दी है, क्योंकि इनिशियल में इसमें डिनाइल थी, उस ग्रुप ने खुद स्टेटमेंट दी और कहा है कि हमसे गलती से जो है वो सिविलियन जो है वो टारगेट हुए हैं। गलती से आप इतना अरसे से गलती से किए जा रहे हैं, इस पर बात हम करते हैं। मशरक़ वस्ता में मैं आपका व्यू लेना चाहता हूँ, बहुत आपके पास इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है। अली के चिश्ती साहब, आप रियाज में मौजूद हैं, ज़रा बताइएगा, हमारे यहाँ लोगों को, पाकिस्तानियों को बड़ी तशवीश है कि सऊदी अरब में जो पाकिस्तानी हैं, क्योंकि दुबई में भी 2 मज़ीद पाकिस्तानी मारे गए हैं ये हमले में जो ईरान की तरफ से हो रहे हैं, 2 पाकिस्तानी पहले भी मारे जा चुके, 4 हो गए हैं। तो सऊदी अरब में सिचुएशन क्या है? ख़ास तौर पर अभी मैं पढ़ रहा था, अब्बास अरागची साहब का बयान आया है कि अमेरिकी अड्डे किसी भी सरजमीन पर हों निशाना बनेंगे, और साथ कल सऊदी अरब ने यह कहा है कि अगर अब ईरान ने टारगेट किया सऊदी अरब के अंदर किसी भी जगह को, तो उसको हम रिटेलिएट करेंगे। कैसे देखते हैं आप इस सिचुएशन को? जी जी, अब सर साहब इसे थोड़ा सा हमें इसका पस मंजर देखना पड़ेगा। जब ऑफ कोर्स इसमें पाकिस्तानी भी रिएक्शन है। देखिए, पाकिस्तान वाज इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ द नेगोशिएशन जो बैक चैनल चल रही थी बिटवीन ईरान एंड सऊदी अरेबिया, और वाइडर ऑफ कोर्स पाकिस्तान की बात मानी ईरानियों ने ऑफ कोर्स इनिशियली, और ऑफ कोर्स जो है वो उसकी इंटेंसिटी अटैक ऑन सऊदी अरेबिया कम थी, यूएई पे ज्यादा थी, बहरीन पे ज्यादा थी, कुवैत पे ज्यादा थी। अब वो हुआ ये कि ऑफ कोर्स कि जब प्रेसिडेंट ऑफ ईरान जो है वो कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जी वी अपोलोजाइज के हमारे नेबर्स को हम हिट नहीं करना चाहते, तो उसके 20 मिनट बाद यूएई पे अटैक हुआ, बहरीन पे अटैक हुआ, कुवैत पे अटैक हुआ, फिर सऊदी अरेबिया पे ऑफ कोर्स अटैक हुआ, फिर ड्रोन्स भी है, और आज भी यही सिलसिला है। तो इससे एक बात वाज़ेह हो जाती है फ्रॉम द मिडल ईस्ट पर्सपेक्टिव। मिडल ईस्ट की जो ताकतें, स्पेशली सऊदी अरेबिया, यूएई
कतर जो है वो अब इसे इसे इस तरह से देख रहा है कि देयर आर टू ईरान्स। और ईरान में जो प्रेसिडेंट है, ऑफ कोर्स उन्होंने आज भी एक बयान दिया, और ऑफ कोर्स आके उसी बात को, क्योंकि ही वाज एम्बैरेस्ड यस्टरडे बाय हिज ओन आज बयान उन्होंने अपना आईआरसीजी। पहले कल वाला बदल लिया, रजू कर लिया उसे। तो वो बदल दो ईरान अगर हैं बदल लिया। भी तो उसमें डोमिनेंट तो आईआरसीजी जो उनका जो रिलीजियस, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स ही हैं। जी रेवोल्यूशनरी गार्ड हैज टेकन ओवर जी ईरान। और ऑफ कोर्स जो ईरानियन जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो एक अलहदा खड़ी है, और उस पे अब पाकिस्तान को आपने देखा कि फील्ड मार्शल साहब जो थे वाज इन रियाद मीटिंग विद प्रिंस हम्म। खालिद। और ऑफ कोर्स जो मैसेज था जो सऊदियों का और पाकिस्तान की तो अंडरस्टैंडिंग है, ऑफ कोर्स हमारा स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है साथ, और ऑफ कोर्स उस पर पाकिस्तान ने कंप्लाइंट शुरू कर दिया है ना। मेरी अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी पाकिस्तान की कुछ फोर्सेस हैं सऊदी अरेबिया में टू डिफेंड सऊदी अरेबिया। अब ऑफ कोर्स पाकिस्तान के लिए और रीजन के लिए एक बड़ी चीज ये हुई है कि सऊदी अरेबिया ने जब जब ईरान ने जब अटैक किया एज अ मिलिट्री स्ट्रैटेजी मिडल ईस्ट पे और गल्फ ऑफ होर्मुज को कर लिया, तो अब उनके पास एक लेवरेज पावर आ चुका है। जब निगोशिएशंस में बैठेंगे तो अब बात ये नहीं होगी कि रिजीम चेंज करें, बात ये होगी कि मिडल ईस्ट पे अटैक। तो मिडल ईस्ट पे जो राय है वो बड़ी जो है वो ऑफ कोर्स एंटी अमेरिकन हो चुकी है। इससे एक दो चीजें वाज़ेह तो हो चुकी है ना कि अमेरिकन जो हैं वो जो प्राइमरी नेट सिक्योरिटी पार्टनर्स नहीं रहे मिडल ईस्ट में। अब रियलाइजेशन यूएई में आ चुकी है, सऊदी अरेबिया में तो आ चुकी थी जब इन्होंने हमसे डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया, कतर में आ चुकी है। और अब ऑफ कोर्स दे आर वेरी एंग्री, और डू अंडरस्टैंड कि ये सेल्फिशनेस की हद थी कि जब मिलिट्री बेसिस से अमेरिकन ने ये डिफेंस एसेट्स मूव कर दिए थे इसराइल, तो अरब इसे स्टैब ऑन द बैक देखता है 2.0। और ऑफ कोर्स ये जो क्राइसिस है ऑफ कोर्स अब इसे एस्केलेट करने से रोका जा रहा है। नो बडी वॉन्ट्स टू बी पार्ट ऑफ द वॉर, बट ऑफ कोर्स इसराइल जो है वो इस जंग में पूरे मिडल ईस्ट को लपेटना चाहता है। ईरान के कुछ हिस्से हैं, मैं समझता हूँ कि ऑफ कोर्स जो कि आईआरसीजी के हैं वो भी इसे लपेटना चाहते हैं, और एवरीबडी वांट्स टू डी एस्केलेट बिकॉज इस और मैं समझता हूँ कि ये 5-8 दिनों में जंग देखिए आपने ये बड़ा अहम पॉइंट बताया है कि एवरीवन एल्स वांट्स टू डी एस्केलेट, लेकिन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स और इसराइल चाहता है कि ये फैले जंग। तो इस वक्त कमांड तो उन्हीं दोनों के हाथ में है। इसराइल ने तो ट्रंप को भी काबू किया हुआ है और ट्रंप की मजाल नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वो हिल जाए। तो फिर आप इस सिचुएशन को आगे कॉम्प्लिकेटेड होता हुआ देख रहे हैं। आप तो मुझे जो आप साउंड कर रहे हैं बड़े ऑप्टिमिस्टिक साउंड कर रहे हैं, विच आई वांट टू हियर एज वेल, लेकिन रियलिटीज जरा थोड़ी सी डिफरेंट नहीं है ग्राउंड पे। सिचुएशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है मजीद? बिकॉज यहाँ पे अभी बैक चैनल बातचीत हो रही है। देयर वुड बी, देखिए ये जो जंग जो है ना वो रुकेगी हार्ड पावर से नहीं, सॉफ्ट पावर से, जैसे इकोनॉमी कहते हैं, फॉर इकोनॉमिक कंपल्शंस। किसी की बात मानी जाएगी, किसकी बात मानी जाएगी? अब तो रशिया भी इंटेलिजेंस शेयरिंग कर रहा है ईरान के साथ, तो कौन करेगा फिर? रशियन सब कूद पड़े हैं ऑफ कोर्स। तो उसमें जो है जो ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगी, देखिए वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जो ऑयल है जो $90-95 का पहुंच गया है, अगर इससे बढ़ा तो अमेरिकन की इकोनॉमी तबाह होगी। ईरान खुद अंडर प्रेशर है। जो यूएई में आपको जो उसने हमले किए इंटेंसिटी, आज बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर किए ऑफ कोर्स उन्होंने ड्रोन्स के साथ। तो डू अंडरस्टैंड कि यूएई में पूरी ईरान की ब्लैक इकोनॉमी फंड होती है, वहाँ पे बैंकिंग चैनल्स हैं वो उसने रोक दिए हैं। तो ईरान भी अंडर बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। और ये जो आर्मागेडन सिनारियो बना लिया है ईरान ने, जो आईआरसीजी सुसाइडल बन गई है, तो डी एस्केलेशन इस तरह होगी कि आपकी जो ऑयल प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ेंगी तो वेस्ट जो है यूनिलैटरली जो है वो रोकेगा अपने आर्मागेडन सिनेरियो तो अमेरिका ने भी बना लिया है, नेतन्याहू ने भी बना लिया है, सब एक ही रास्ते में। हाँ, वो तीनों का मगर आउट ऑफ इकोनॉमिक कंपल्शंस ना ये जंग रुकेगी, क्योंकि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। अगर देखिए ऑयल जाता है $120-130, तो आप सोचिए पाकिस्तान जैसी इकोनॉमी में 350-400 रुपए, लेकिन पाकिस्तान की बात कौन सुनेगा? बात तो असल सुनेगा अगर तो यूरोप की और चीन की और रूस की सुनी जाएगी, क्योंकि अब बाकी मुझे बताए, इफ्तिखार से भी ये बताएगा कि क्या चीन कोई रोल प्ले कर सकता है इस वक्त मिडिल ईस्ट में जो सिचुएशन है? क्योंकि रूस तो लग रहा है अपनी जंग में फंसा हुआ है, उसकी अखलाकी हैसियत भी इतनी बेहतर नहीं है अपनी जंग की वजह से, और साथ वो अब इंटेलिजेंस शेयरिंग जो कर रहा है ईरान के साथ। उसके बाद कौन ऐसा रहा? यूनाइटेड नेशन को अमेरिका नहीं मानता, यूरोप को नहीं मानता, क्या चीन कोई रोल प्ले कर सकता है? जी, चीन का जो अभी तक जो स्टेटमेंट आया है और जो स्टैंड सामने आया है वो काफी पैसिव नजर आया है अफसार साहब।
और उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है और उनकी जो फॉरेन अफेयर्स हैं, उन्होंने कंसिस्टेंटली एक बात की है। जब वेनेजुएला वाला वाकया भी हुआ और जब ईरान का वाकया भी हुआ, दोनों बार उन्होंने कहा कि हमारा उनके साथ कोई डिफेंस एग्रीमेंट दोनों ममालिक के साथ नहीं है, दैट्स द ओनली स्टेटमेंट दे गेव। और कंसिस्टेंटली एक ही बात करता हुआ आया है कि डिप्लोमेटिकली इसको जो है वो हल करना चाहिए। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को देखें, और आपने एक बात की यूरोप के हवाले से, मेरे नज़दीक जो तीन अहम फैक्टर्स हैं, एक का जिक्र तो आपने जो है वो कर दिया कि इकोनॉमी होगा और ऑयल, क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मज़ जो है वो आपकी 47% जो ग्लोबल एनर्जी रिसोर्स है उसके ज़रिए जो है वो राउट होती है। और कल से जो हम मैसेजिंग देख रहे हैं उसमें अगर हुसीज जो यमन से हैं, उन्होंने भी वो भी इस जंग में कूदने के लिए जो है वो तैयार हैं। तो जो बाबुल मंदब अगर जो है वो बंद हो जाता है, जो एक ऑल्टरनेट रूट रहा है हॉर्मज़ से ऑयल पहुंचाने के लिए, सो इट्स गोइंग टू बी अ मेजर एनर्जी क्राइसिस इन द वर्ल्ड। सिर्फ ऑयल नहीं है, बल्कि यूरोप के अंदर ऑब्वियसली एलएनजी और एलपीजी जैसे जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, उनकी भी जो है वो किल्लत जो है वो महसूस होने लग जाएगी। और हम तो ऑलरेडी जो है वो अफेक्टेड हैं, फ्यूल प्राइसेस का जिक्र भी आपने किया। लेकिन इंपॉर्टेंटली दो ऐसे फैक्टर्स हैं जिनको अभी तक जो है मैंने देखा नहीं कि लोग डिस्कस कर रहे हैं। एक तो यूरोपियन फैक्टर, क्योंकि ये जो अली जो बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि बातचीत जो है वो होगी, और बहुत सारे ऑब्जर्वर्स, डिप्लोमैट्स और जो हमारे फ्रेंडली ममालिक हैं, अगर उनका एनालिसिस भी हम देखें तो उसके अंदर यही बात सामने आती है कि ये जंग किसी वक्त तक रुकेगी। और उसके दो मेजर फैक्टर्स हैं, एक ये कि इकोनॉमिक, और दूसरा ये कि जो जंग लड़ी जा रही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि यूएस और इसराइल के साथ अपना आर्सेनल जो है वो बहुत ठीक। ज्यादा है, लेकिन वो ईरानियन इकोसिस्टम के अंदर जो है वो लड़ रहे हैं। तो दोनों को रिप्लेनिशमेंट की जरूरत पड़ेगी ठीक। ताकि वो आर्सेनल जो है उसको जो है इम्प्रूव कर सके। और तीसरा जो है इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ठीक। ऑब्वियसली पॉपुलेशन डायनामिक्स का है, जिसमें बहरीन और पाकिस्तान जो है वो स्टैंड आउट करते हैं शिया पॉपुलेशन के एतबार से। अच्छा, ब्रीफली बता दीजिएगा, अफगानिस्तान के इशू पे भी चीन ने कोई मीटिंग की है? चीन के सफीर ने वहाँ पे अफगानिस्तान में मुल्ला मुत्तकी से, वो कोई ब्रेक थ्रू हो जी सकता है वहाँ पे? जी, तो वो मैं बहुत क्लियरली आपको जो है अफसार साहब बता दूं, जितने जराये से चाइना में बात हुई है या पाकिस्तान के अंदर बात हुई है, स्पेशल एडवाइजर थे जो आज उधर अफगानिस्तान में जो उनके एक्टिंग फॉरेन मिनिस्टर है मुत्तकी साहब, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उसमें वही रिवायती स्टेटमेंट है। और वो कल या परसों जो है वो अच्छा। इस्लामाबाद में होंगे और उनका पैगाम जो है वो लेकर आ रहे हैं। इम्पोर्टेंटली ये है कि ठीक। ठीक पाकिस्तान है। के स्टैंड के अंदर जो है 5 पॉइंट्स हैं, जिसके अंदर वो बात जो है वो जरूरी है कि इस बार उन्होंने ये बात की है कि ना सिर्फ जो है वो तालिबान जो पाकिस्तानी हैं उस साइड पर जो पाकिस्तान को टारगेट कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन लेना होगा, बल्कि उनको पाकिस्तान के हैंड ओवर भी करना है। तो मसला जो सारी बात का है वो ये है कि जो पाकिस्तान का पॉइंट है वो तालिबान मानेंगे या नहीं, वही उसका डी एस्केलेशन होगा। इसके बगैर मुझे कोई बाहर का रास्ता ठीक है। नजर नहीं आता। ठीक। अब ठीक, अली साहब आखिर में सिर्फ ये बता दें, सिर्फ प्रोग्राम हमारा वक्त बिल्कुल ख़त्म हो रहा है, कि जो कॉस्ट है वॉर की, पहले ऑयल वॉर थी, अब ये आबी जंग भी बन जाएगी, जो पानी साफ करने के प्लांट्स पे हमले शुरू हो गए। जी, आबी जंग तो बन चुकी है ये, ऑफ कोर्स। और मैं उसे स्टार्ट देखता हूँ जब से आपने देखा कि एक ईरानियन वॉरशिप को टारगेट किया था। ऑफ कोर्स इट स्टार्टेड विद दैट। गल्फ ऑफ होर्मुज में ऑफ कोर्स अभी तक ईरान ने माइन नहीं किया है ऑफ कोर्स, और वहां पे जो फिजिकल ब्लॉकेड नहीं है इंश्योरेंस की वजह से, और वॉर टाइम इंश्योरेंस, हाँ, पर डिसैलिनेशन प्लांट्स मैं को जो उसकी हिट बात कर करूँ, रहे जो हैं डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं उनकी, जी, साफ पानी जहां से आ रहा है, कर रहे जी, जहाँ पे वो कर रहे हैं, दिस इज एक्सट्रीमली दीज आर रेड लाइंस। और ये अगर यहाँ पे ऑफ कोर्स होती है तो ऑफ कोर्स आप सोचिए कि यू आर एक्चुअली हिटिंग द कोर ऑफ द मिडल ईस्ट, जहाँ पे पानी की फराहमी है, डिसलेशन। अगर नहीं रुका तो ऑफ कोर्स आप देखेंगे अरब रिटेलिएशन ऑफ कोर्स ऑन ईरान, और ये बड़ी जंग होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अली चिश्ती इफ्तिखार फिरदौस साहब। वक्त तो एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारा आज का हॉट इशू प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारा आज का हॉट इशू रमज़ान पैकेज पूरे पाकिस्तान में सूबों ने, वफाक ने अनाउंस किया, क्या ये लोगों तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, इस पे बात करेंगे। इससे पहले हमने 3 रमज़ानुल मुबारक को एक प्रोग्राम किया था, उसमें हमने रमज़ान पैकेजेस की तफसीलात बताई थी, किस सूबे ने कितना किया है, वफाक ने कितना किया है, और आज हम उसका फॉलोअप कर रहे हैं। आज हम आपको ये बताएंगे कि हुकूमतों ने जो दावे किए उस पर कौन सी हुकूमत कितना पूरा उतरी या नहीं उतरी। इसमें हमारे साथ मौजूद हैं कासिम अरशद साहब, नुमाइंदा समाए लाहौर से, अलीना शाहिद हैं नुमाइंदा समा इस्लामाबाद से, शहाबुर रहमान हैं नुमाइंदा समा पेशावर से, और नूरुल आरफीन हैं नुमाइंदा समा कोयटा से। आप सोच रहे होंगे कराची से क्यों नहीं है कोई भी नुमाइंदा? इसलिए कि सिंध की हुकूमत ने
कोई रमज़ान पैकेज अनाउंस नहीं किया था अपने सूबे के अवाम के लिए, और उन्होंने शायद बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ही वो उन्होंने जारी रखा हुआ है जो कुछ भी था रमज़ान के हवाले से भी। तो वफाक ने 38 अरब का पैकेज अनाउंस किया और फ़ी ख़ानदान 13,000 रुपये उन्होंने देने का ऐलान किया और कहा कि 21 लाख लोगों को रकम पहुंचाएंगे। खैबर पख्तूनख्वा में 12 अरब 80 करोड़ रुपए का पैकेज 10 लाख शहरियों के लिए 12,500 के हिसाब से, और पंजाब में 40 अरब रुपए का पैकेज 10,000 रुपया हर ख़ानदान को देने का उसमें ऐलान हुआ। 40 लाख लोग उन्होंने उन तक पहुंचना था। बलूचिस्तान में 3,28,000 ख़ानदानों के लिए रमज़ान पैकेज का ऐलान हुआ और वो किन तक पहुंचा अभी बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अलीना शाहिद से जो समा की इस्लामाबाद की नुमाइंदा हैं। उनसे पूछेंगे कि वफाक ने जो पैकेज अनाउंस किया, अलीना उसके बारे में बताइएगा कि कितने लोगों तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और लोग मुतमईन हैं या नहीं है? बिल्कुल अबसार साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से जो 38 अरब रुपए मुख्तस किए गए थे इस रमज़ान रिलीफ पैकेज के लिए, इसमें 21 लाख लोगों को मुस्तफ़ीद किया जाना था इससे, और कहा भी जा रहा है कि इससे होंगे अब तक, क्योंकि आज 18वां रोज़ा है, इससे 15 लाख लोग जो है मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। और शहरी काफ़ी मुतमईन भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनको ये रकूम की जो अदायगी है एक तो डिजिटल वॉलेट के ज़रिए हो रही है, साथ इसमें वो लोग भी अहल हैं क्योंकि इससे कबल जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का प्रोसेस है उसमें जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो ये है कि जिन तमाम उन लोगों को ये वजीफ़े ये रकूम अदा की जाती हैं जो 32,000 से जिनकी आमदन कम हो। लेकिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से इस दफ़ा इस प्रोग्राम के लिए ये किया गया है कि तमाम वो लोग इसके लिए अहल होंगे जो 32,000 से लेकर जिनकी सैलरी 36,000 तक हैं, तो वो तमाम लोग इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं और वो तमाम लोग इस प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं क्योंकि इस प्रोग्राम के जरिए फी का जो है वो 13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। लोगों तक पहुंचे भी हैं या खाली बीच में गायब हो गए हैं, ये लोगों की बड़ी शिकायत होती है, इस पे बताइएगा थोड़ा। बिल्कुल सर, वैसे अमूमन ज़्यादा ये शिकायत आती हैं कि हम तक ये रकम नहीं पहुंची और कहा गया था, ऐलानात हुए, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि ये तमाम प्रोसेस जो है वो डिजिटल तरीके से किया गया तो अब लोगों का ये कहना है कि उन तक ये रकूम जो है वो पहुंच गई हैं और उनके पास ये डिजिटल वॉलेट के ज़रिए आई हैं। उन्होंने अपना जो रजिस्टर अपने आप को करवाया था, उसके बाद लेकिन आपने बताया कि 32,000 से 36,000 तक के जो लोग हैं जिनकी तनख्वाह है माहाना, उनको ये उस क्वालिफाई करते हैं। लेकिन हमने देखा कि अभी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ा दी गई हैं, जंग उस वक्त नहीं थी, अब शुरू है और उसमें पेट्रोल की प्राइसेस ऊपर चली है 55 रुपए फी लीटर। उसका बोझ जो पड़ेगा लोगों पे जिनकी सैलरी 60-60 हज़ार है, वो भी समझते हैं कि 300 रुपए पर लीटर तक तो अफोर्ड कर सकते थे, उससे ज़्यादा अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। तो हालात तो काफ़ी ख़राब है। खैबर पख्तूनख्वा में मैं बात करूँगा, अभी हमारे साथ मौजूद है शहाबुर रहमान। शहाब, ये बताइएगा, वफाक और सूबे का कोई ना कोई टसल तो चलती रहती है, लोगों को सहूलत पहुँचाने में भी दोनों का कोई मुकाबला है। आप बताएंगे कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ने जो किया है वो उसके मुताबिक लोगों की वहाँ राय क्या है और क्या लोग मुतमईन हैं या नहीं? जी देखिए अफसार साहब, यहाँ पर तो सबसे जो रमजान जब शुरू हुआ था उससे चंद दिन कबल काबीना का एक इजलास हुआ था। काबीना के इजलास में ये तय पाया था कि पहले ही रमजान से जो है जितना भी ये रिलीफ पैकेज है ये तमाम तर जितने अफराद हैं उसमें तकसीम किया जाए, लेकिन वो पहले ही ताखीर का शिकार हो गया और 15 रमजान से बाकायदा तौर पर इसका आगाज हो गया है। जब हमने ताखीर के हवाले से सूबाई जितने भी रहनुमात है वज़ीर आला उनसे हमने बात की तो उनका ये कहना था कि इसमें जो है सबसे बड़ा मसला ये आया था कि पहले से ही एहसास प्रोग्राम या बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में जो अफराद रजिस्टर्ड थे तो वो इसमें रिफ्लेक्ट हो रहे थे, तो उसकी वजह से टेक्निकल इशू की वजह से ये प्रोग्राम जो था वो ताखीर से शुरू हुआ है। अब तक जो है 3 लाख से ज़ायद अफराद को ये रमज़ान पैकेज जो है वो दिया जा चुका है और अब इसका डिजिटल तरीके से ये तमाम तर रकम जो है वो अफराद में जो है वो तकसीम की जा रही है। इसमें शिकायत अब तक ये सामने आ रही है, जितने भी दीगर अजला में लोग हैं वो अक्सर ये शिकायत करते हैं कि असल में इसका जो टास्क था वो सूबाई असम्बली के मेंबरान और कौमी असम्बली के मेंबरान समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के तंजीम अहदेदारान को ये टास्क दिया गया था कि अपने अपने अजला से 5-5 हज़ार जितने भी अफराद हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए। तो इन ही अजला से तो इसका मतलब है जो तहरीक इंसाफ से जिनका ताल्लुक नहीं है उनके हलकों में ये इमदाद गरीब आदमी तक नहीं पहुंची।
एग्जैक्टली लोगों की यही शिकायत मौसूल हो रही है। ये तो बड़ी ज्यादती की बात है, ये तो ज्यादती की बात है। हुकूमत तो सबके लिए एक जैसा उनको होनी चाहिए नजर। जी बिल्कुल। यहाँ भी सियासी बुनियादों पे गुर्बत भी उन्होंने सियासी बुनियादों पे तकसीम कर दी है। वेरी सैड। तो इस यही सवाल आज जो है वज़ीर आला से भी किया, तो उन्होंने इसकी तरदीद भी की और उनका ये कहना था कि हमने बाकायदा तौर पर ये टास्क लोगों को दिया है कि जितने भी अपराध इस तरह है जो मुस्तहक है उनके नाम इन लिस्टों में डाले जाए। और उनका ये भी बताना था कि अगर इसमें सिर्फ पार्टी के लोगों को डाला गया है तो उसकी जांच पड़ताल भी की जाएगी। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है ये तो। नूरुल आरिफिन, आप बताइएगा कि बलूचिस्तान में क्या सिचुएशन है। मुझे एक बड़े अहम जो सियासतदान है उनसे मुलाकात हुई पिछले हफ्ते, बलूचिस्तान से उनका ताल्लुक़ है। वो तो कह रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी इसमें घपला हो रहा है और PDMA के ज़रिए ये तकसीम किया जा रहा है और असल हकदारों तक ये रकम नहीं पहुँची। ऐसे आपको इतलात आ रही हैं? जी अफसार साहब, इस रमज़ान मुबारक में बलूचिस्तान हुकूमत ने तकरीबन 3,28,000 जो रिलीफ पैकेजेस हैं मुस्तहक अफराद में वो डिस्ट्रीब्यूट करने का जो हदफ मुकर्रर कर रखा था और इसकी ज़िम्मेदारी PDMA बलूचिस्तान को सौंपी गई थी। और इस सिलसिले में जब हमारी PDMA हुकाम से बात हुई तो उनका कहना है कि द टारगेट इज़ ऑलमोस्ट अचीव और जो रिलीफ ऑपरेशन इज़ कम्प्लीटेड जो है सक्सेसफुली। तो जो कोयटा समेत जो बलूचिस्तान के दीगर अजला है वहाँ पर जो रिलीफ जो ऑपरेशन शुरू किया गया था, ये जो पार्सल्स थे तमाम जो है ना अजला में तकसीम कर दिए गए हैं। जो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें कोयटा में 54,000 जो है ये पार्सल्स तकसीम किए गए हैं। इसके अलावा पशीन में 18,000 और नसीराबाद में तकरीबन 8,000। उसके अलावा जो बलूचिस्तान के दीगर अजला हैं वहाँ पर 6 जो है वो 1,000 जो रिलीफ पार्सल्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट किए गए। ऐसा हमें कोई लेकिन एक सवाल मेरे जहन में आ रहा था, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ नूरुल आरिफिन कि 47% गुर्बत है बलूचिस्तान में। पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा गुर्बत की शरह रेशो बलूचिस्तान में है, तो आपके ख्याल में ये 6,000 एक ज़िले में ये तो कुछ भी नहीं बनता, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम बात करें बलूचिस्तान की आबादी तकरीबन इस वक्त 1.5 करोड़ के करीब है और जो अभी हालिया सर्वे आया है उसमें ये बात सामने आई है कि बलूचिस्तान के जो 47% जो आबादी है वो गुर्बत का शिकार है। और अगर हम इसका बैलेंस करें, अगर मुवाजना करें और देखें कि जो रिलीफ पैकेज था वो 3,28,000 दिया गया था, तो ये बहुत ही कम था। करप्शन की शिकायत तो हमें मौसूल नहीं हुई, लेकिन हमें बहुत सारी शिकायत ये मौसूल हुई कि हमें राशन नहीं मिला, क्योंकि बलूचिस्तान में गुर्बत ज़्यादा है। और आप देखें कि जो बलूचिस्तान के जो पसमानदा अजला है वहाँ पे 6-6 हज़ार के हिसाब से जो है वो पार्सल तकसीम किए गए और वहाँ पर आबादी को अगर आप देखा जाए तो वो बहुत ज़्यादा थी। तो इस सिलसिले में जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है वो भी जो है वो इस तमाम प्रोसेस की निगरानी करते रहे और वो उनकी कड़ी नज़र थी और वो उनका ये पूरा वो फोकस था कि इस जो 3,28,000 हम ये जो पार्सल्स तकसीम कर रहे हैं इसमें करप्शन ना हो। इसलिए उन्होंने एक कमेटी भी तश्कील दी और इसकी कमेटी की जो वो हेड थे वो डिप्टी कमिश्नर कर रहे थे और उसके नीचे तमाम जो है वो मेंबर्स थे और जिनमें सिक्योरिटी फोर्सेस के जो है ना एहलकार भी थे जो इस तमाम उसको अमल को शफाफियत को देख रहे थे। लेकिन आपकी जैसे इल्म है कि बलूचिस्तान जो है वो पसमानदा सूबा है और उसके वसाइल इतने ज़्यादा नहीं है, फंड्स की भी कमी है। और अगर हम देखा जाए तो 1.5 करोड़ की आबादी को तकरीबन 60 लाख अफराद को जो है राशन मिलना चाहिए था, लेकिन बलूचिस्तान हुकूमत के पास इतने वसाइल नहीं है और ना ही यहाँ पे कोई फलाई इदारे इतने मजबूत हैं। लेकिन मिला है 3,28,000 को। बहुत शुक्रिया। कासिम अरशद साहब की तरफ मैं चलता हूँ, वक्त कम है, लाहौर में हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब बताइएगा, पंजाब ने क्या किया है? यहाँ तो सबसे बड़ा पैकेज था, सबसे बेहतर तरीके से इस्तेमाल भी हुआ कि नहीं? अरे बिल्कुल, आदाद शुमार को अगर देखा जाए तो पंजाब रमज़ान रिलीफ को लेकर जो है वो पहले नंबर पर है और इसमें 3 मरहलों में रमज़ान मुबारक के दौरान जो आवाम है उनको रिलीफ दिया गया, जिसमें जो रमज़ान निगहबान कार्ड है इसके तहत 40 लाख ख़ानदानों को उनकी दहलीज पर कार्ड फराहम किए जाने थे, जिसमें से 25,03,897 निगहबान कार्ड लोगों को उनकी दहलीज पर फराहम किए गए। और जो इदाद शुमार हैं उसके मुताबिक 21,96,658 निगहबान कार्ड में से इमदादी रकूम निकाल ली गई हैं, जो कि जो मजमूई जो रकम बनती है वो 21 अरब 98 करोड़ रुपए बनती है। दूसरा जो मरहला है, ये 14 लाख जो लोग हैं, ख़ानदान हैं, ये रह गए जिनको अभी तक रिलीफ फराहम
क़याम किया जाना है निगहबान कार्ड के तहत, जबकि जो दूसरा मरहला है रमज़ान मुबारक के दौरान निगहबान दस्तरखान भी उनका क़याम किया गया था, जिसके लिए मजमूई तौर पर 422 मकामात पंजाब में मुंतखब किए गए थे, जहाँ अब तक मजमूई तौर पर 18 लाख से ज़ायद अफराद रोज़ाना की बुनियाद पर इफ्तारी कर चुके हैं, जिसमें ज़्यादा जो तादाद है वो फैसलाबाद की है जहाँ 3,91,000 लोग, जबकि रावलपिंडी और लाहौर में 2-2 लाख जो अफराद हैं उन्होंने अब तक इफ्तारी की है। जो तीसरा मरहला है वो यह कि रमज़ान मुबारक के दौरान रमज़ान बाज़ार, सस्ते रमज़ान बाज़ार का इनेकाद किया गया है, जहाँ पर आम जो शहरी हैं कोई भी खरीदारी के लिए जाए। ये पैकेज के अलावा है ना, ये सब कुछ ये पैकेज के अलावा है ना? बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो तीसरा बहुत शुक्रिया, इसमें 15% तक रियायत दी गई है। जी जी मुकम्मल कर लें। जी जी, और रियायत दी गई है 15% तक कोई ख़रीदारी कर सकता है। बहरहाल अभी जो 14 लाख ख़ानदान रहते हैं जो निगहबान कार्ड के तहत जो है वो जिनको रिलीफ दिया जाएगा, उनकी दहलीज पर उन्हें जो है ये रकूम शफाफ तरीके से फराहम की जाएगी, जबकि इसके साथ साथ शिकायत भी मौसूल हुई हैं। तो जहाँ जहाँ शिकायत, बहुत शुक्रिया कासिम अर्शी साहब और रीना शाहिद साहिबा और शहाबुर रहमान नूर आलफिन। वक्त बताएंगे तो एडिटोरियल वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का। आज का एडिटोरियल हमारा है ईरान पर हमला अमेरिका को महंगा पड़ गया, और ये महंगा माली तौर पे नहीं सिर्फ पड़ा, समाजी तौर पे, सियासी तौर पे भी ट्रंप की हुकूमत इस वक्त मुश्किलात में है। और पेंटागन ने कांग्रेस को बताया कि उसे पहले हफ्ते में जंग पे $6 बिलियन अमेरिका के खर्च हो चुके हैं, सबसे ज़्यादा $4 बिलियन असले और हथियारों पर, और उन $4 बिलियन में से भी सबसे ज़्यादा पैसे इस बात पर खर्च हुए हैं जो इंटरसेप्टर इस्तेमाल कर रहा है अमेरिका का निज़ाम, उन ईरानियन मिज़ाइल और ड्रोन्स को रोकने के लिए जो खलीजी ममालिक पर फेंके जा रहे हैं, इसराइल पर फेंके जा रहे हैं और अमरीकी अड्डों को जिससे निशाना बनाया जा रहा है। और ये रिपोर्ट दिया न्यूयॉर्क टाइम्स ने, उसके मुताबिक अभी ईरान का सिर्फ 50% जो मिज़ाइल का और ड्रोन का ज़ख़ीरा है वो खर्च हुआ है। तो अभी सोचे 50% मज़ीद रहता है, वो खर्च होगा तो क्या होगा, क्योंकि इंटरसेप्टर्स भी अब कम हो गए हैं। इसके साथ साथ अमेरिका को सियासी तौर पर मुश्किलात हैं, कांग्रेस इसकी अप्रूवल नहीं दे रही, इसलिए अब अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना जो नैरेटिव है वो बदल लिया है। वो कह रहे हैं ये जंग नहीं है, ये तो एक ऑपरेशन है, मिलिट्री ऑपरेशन है। जंग की इजाज़त लेना कांग्रेस से ज़रूरी है कानूनी तौर पे, ऑपरेशन की इजाज़त लेना ज़रूरी नहीं है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ट्रंप की हुकूमत माली तौर पे भी $50 बिलियन मांग लिए हैं पेंटागन ने कांग्रेस से, और कांग्रेस सपोर्ट नहीं कर रही इस वॉर को। उसके साथ साथ जो समाजी वहाँ पर मामलात हैं, इस जंग के ख़िलाफ़ अमेरिका में मुजाहरे शुरू हो चुके हैं, और वो उन मुजाहरों में मुजाहरीन ये कह रहे हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये इसराइल की जंग आप लड़ रहे हैं, हमारे बच्चे इसमें मारे मत जाएं। अब देखना यह है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन इस अंदरूनी और बैरूनी दबाव को बर्दाश्त कितना अरसा करेगी। अब तक के लिए इतना ही, खुदा हाफिज़।